अब बच्चों अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंस बिटवीन दी टोटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस में और टोटोमेरिज्म में डिफरेंसेस देखने के लिए पहले सिमिलरिटी वाला पार्ट क्या था कि जैसे रेजोनेंस के अंदर बेटा आपने जीओसी में पढ़ा था कि इट इज इन्वॉल्विंग द डीलोकलाइजेशन ऑफ दी पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जो आपने मीजोमेरिक इफेक्ट देखा, रेजोनेंस फिनोमेनन देखा, तो उसके अंदर हमारे पास क्या था, देयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन ऑफ दी पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब टोटोमेरिज्म की जब अपन बात कर रहे हैं तो टोटोमेरिज्म के अंदर भी क्या था, जो डेफिनेशन अपन ने लिखी थी उसमें क्या था कि इट इज ऑल्सो द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बट ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द एटम और आयन। ठीक है, अब एटम या आयन के माइग्रेशन से हमारे पास क्या हो रहा है कि टोटोमेरिक फॉर्म्स जनरेट हो रही हैं। ठीक है, तो दोनों केसेस में एक वर्ड पार्ट कॉमन आ रखा है, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन, है ना। बट एक में कांस्टेंट न्यूक्लियर फ्रेम होता है लेकिन दूसरे में न्यूक्लियर फ्रेम कांस्टेंट नहीं होता। मीनिंग क्या चीज हुआ इस चीज का, तो जैसे आइडेंटिफिकेशन करें कि रेजोनेंस और टोटोमेरिज्म में हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं जो डिफरेंस रखते हैं। सबसे पहला चीज, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, रेजोनेंस की अगर हम बात करूं तो इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिनन। ठीक है, रेजोनेंस इज नॉट अ रियल फिनोमिनन। रेजोनेंस एक रियल फिनोमिनन नहीं होता, इट्स अ टोटली हाइपोथेटिकल फिनोमिनन। जबकि बात करें टोटोमेरिज्म की तो टोटोमेरिज्म में हमारे पास टोटोमेरिक फॉर्म्स रियल में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म इज अ रियल पार्ट whereas the resonance is a hypothetical phenomenon। दूसरी बात, अब चूंकि रेजोनेंस हमारे पास हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई, व्हेनेवर वी राइट डाउन दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनका भी कोई रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होता। अल्टीमेटली जो एग्जिस्ट करता है वो करता है हमारा कौन सा, हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब अगर मैं बात करूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी, है ना, दे आर नॉन रियल। जबकि अगर बात करें टोटोमर्स की तो टोटोमर्स हमारे क्या होते हैं, दे आर रियल स्ट्रक्चर्स, राइट। अब इसमें ये होता है कि कोई टोटोमेरिक फॉर्म्स ज्यादा एग्जिस्ट कर सकती है, कोई टोटोमेरिक फॉर्म्स कम एग्जिस्ट कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेबिलिटी एज वेल एज दी सराउंडिंग कंडीशंस। मीडियम कौन सा है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ऑल दोस पार्ट्स। इसके बाद बात करें अपन नंबर थर्ड की बेटा, तो द पोजीशन ऑफ द एटम्स डज नॉट चेंज इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब जीओसी में पढ़ा ही था कि जब अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं, किसी भी पार्ट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बना रहे हैं तो उसके अंदर हम एटम की पोजीशंस को कहीं भी मूवमेंट नहीं करते, दैट इज अगेन सेइंग कांस्टेंट न्यूक्लियर फ्रेम। ठीक है, मतलब पोजीशन ऑफ द एटम्स आर नॉट वेराइंग इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जबकि बात करें टोटोमेरिज्म के अंदर तो टोटोमर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ द आयन, या तो कैटायन माइग्रेट हो रखा है या एनायन माइग्रेट होगा, और उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक डीलोकेशन नॉर्मली इन्वॉल्व होता है। तो द पोजीशन ऑफ द एटम्स आर नॉट सेम इन द टोटोमर्स। ठीक है, अगला डिफरेंस पे चलते हैं। अब जैसे यहां लिखा इक्विलिब्रियम डज नॉट एग्जिस्ट, ओबवियसली बात है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने का सवाल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर्स का रियल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वहां पे हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम वाली बात आएगी ही नहीं। अच्छा, बात करें टोटोमर्स की तो टोटोमर्स आर इन दी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब मैं डेफिनेशन फिर से रिकॉल करूं, आपको मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि जैसे टोटोमरिज्म में हमारे क्या होता है कि दो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता रहता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द एटम और आयन फ्रॉम वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हमारे पास क्या है, दो आइसोमर्स का डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है इन केस ऑफ व्हाट दी टोटोमेरिज्म्स, है ना। और उन्हीं आइसोमर्स को अपन नाम क्या दे रहे थे, टोटोमर्स। तो जैसा लिखा इक्विलिब्रियम डज नॉट एग्जिस्ट, ओबवियसली बात है, नो रियल स्ट्रक्चर्स, सो दैट इज व्हाई नो इक्विलिब्रियम इन दिस केसेस। जबकि टोटोमेरिज्म के अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम टोटोमर्स के बीच में एग्जिस्ट करता रहेगा। अब एक और बात आती है बेटा, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा ली शेटलियर प्रिंसिपल्स। ली शेटलियर प्रिंसिपल में हम करते हैं ना, जैसे ए का बी के साथ इक्विलिब्रियम है तो रिएक्शन ए की तरफ शिफ्ट होगी या बी की तरफ शिफ्ट होगी, उसके ऊपर डिपेंडेंसी ए का स्टेबिलिटी, बी का स्टेबिलिटी, टेम्परेचर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन। तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास जो ली शेटलियर प्रिंसिपल है उसकी एप्लीकेबिलिटी तब आती है जब हमारे पास क्या हो रहा हो, कंपाउंड्स के अंदर डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता हो। तो जैसे यहां लिखा ली शेटलियर प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब ऐसा नहीं होगा कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने हाइपोथेटिकली बना ली और कहते कि सर मैं एक का स्टेबिलिटी किसी रीजन से बढ़ा रहा हूं, किसी रीजन से कम कर रहा हूं, रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा हूं। नॉट लाइक दिस, है ना। टोटोमेरिक फॉर्म्स के अंदर क्या होगा बेटा कि हम टोटोमेरिक फॉर्म्स के अंदर रेस्पेक्टिवली रिएक्शंस को किसी भी डायरेक्शन के अंदर डाइवर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंजम्पशन ऑफ द ए और बी व्हाटसोएवर, है ना। तो यहां पे हमारे पास टोटोमेरिक फॉर्म्स की अगर बात करें
तो टोटोमेरिक फॉर्म्स के अंदर हमारे पास ली शेल्ड प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी रहती है। बाय चेंजिंग द कंडीशन वी कैन डाइवर्ट द रिएक्शन इन एनी ऑफ द डायरेक्शंस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे डिफरेंसेस की बात करी तो डिफरेंसेस के बाद ये बताता हूं कि जैसे अपन ने लास्ट टाइम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म लिए थे, तो कीटो फॉर्म्स और इनोल फॉर्म्स में से सर कौन सा फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा कम एग्जिस्ट करेगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी विल बी गोइंग विद सम सर्टेन पॉइंट्स। ठीक है, तो नाउ वी विल बी गोइंग विद अनदर टॉपिक दैट्स नेम्ड एज व्हाट द परसेंटेज इनोल कंटेंट फॉर द डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है, सो विल गो विद द परसेंटेज इनोल कंटेंट। अभी तक बेटा ये देखना तो सीख गए होंगे कि टोटोमेरिज्म कहां पे एग्जिस्ट करती है और कहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। अब एक जनरल सिंपल सा एग्जांपल है, फिर अपन इसको थोड़ा सा और अच्छे से एलेबोरेट करते हैं। मान लो बच्चे तुम्हारे पास दो अलग अलग कंपाउंड दिए, एक मैंने सिंपल ले लिया साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, और मैंने दूसरा वाला कंपाउंड यहां पे लिया, लेट अस से हैज बीन टेकिंग दी साइक्लोहेक्साडाइइनोन कंपाउंड्स, है ना, दो डबल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर है, ठीक है, और एक सी डबल बॉन्ड ओ हमारे पास इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में इसकी फॉर्म बनाऊं, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी टोटोमेरिक फॉर्म अगर बनेगी तो अल्फा से जब H माइग्रेट होगा तो विल बी गेटिंग दिस एज एन इनोल फॉर्म। और अगर मैं इसी का यहाँ पे इनोल फॉर्म बनाऊं तो मोर ओवर हमारे पास ये दोनों तो ऐसे कैसे ही रखे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो गया, OH वाला ग्रुप हो गया। ठीक है, अब अगर आपको दोनों में डिफरेंसेस दिख रहा होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो इनोलिक फॉर्म है दैट इज नथिंग बट एरोमेटिक इन नेचर। ये वाली जो फॉर्म हमारे पास आ रही है, ये क्या आ रही है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट एरोमेटिक इन नेचर। जबकि ये वाली जो फॉर्म थी ये हमारी कौन सी वाली थी यहाँ पे, नॉन एरोमेटिक। तो एक नॉन एरोमेटिक फॉर्म है और एक एरोमेटिक फॉर्म है। अच्छा ये बताओ, जीओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने पढ़ा ही होगा कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक फॉर्म्स में रिएक्शन किधर डाइवर्ट होगी, या ये कह सकते हो कि कौन सा वाला पार्ट रिलेटिवली ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो आंसर में अगर कहेंगे तो कौन सा पार्ट हो गया हमारा, एरोमेटिक फॉर्म्स। ठीक है, तो जब रिएक्शंस हमारे पास ज्यादा स्टेबल कंपाउंड की तरफ डाइवर्ट होती रहेगी तो यहाँ पे इस रिएक्शन में फॉरवर्ड की डोमिनेंस ऑलमोस्ट 100% हो जाती है। तो कंपाउंड जो है उसका फॉर्म ये वाला जो है उसकी एग्जिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं इधर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में कमेंट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ का एग्जिस्टेंस है, जबकि राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी का एग्जिस्टेंस है। सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड स्ट्रेंथ सी डबल बॉन्ड सी से रिलेटिवली ज्यादा होती है, लगभग 55 किलोजूल्स के आसपास का डिफरेंसेस यहाँ पे होता है। तो आप इसका डिफरेंसेस के डाटा को याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये कह सकते हो कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में अगर सी डबल बॉन्ड ओ का स्ट्रेंथ देखें और सी डबल बॉन्ड सी का देखें तो सी डबल बॉन्ड ओ हैज अ मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ देन दी सी डबल बॉन्ड सी। दैट मींस दिस कंपाउंड इज हैविंग रादर मोर स्टेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द राइट हैंड साइड। कीटो फॉर्म्स का नॉर्मली स्टेबिलिटी इनोल से ज्यादा होता है अगर हम तब तक जब तक कि कोई कंडीशंस में चेंजेस नहीं करते। खैर, हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पे लेफ्ट और राइट वाले पार्ट में, जैसे ये कंपाउंड ए दिया और ये कंपाउंड आपको बी दिया। अगर मैं तुमसे ए और बी दोनों का परसेंटेज इनोल कंपेयर करवाऊं, इफ आई विल बी कंपेयरिंग दी परसेंटेज इनोल फॉर्म फॉर बोथ ए एंड बी, तो ए और बी का परसेंटेज इनोल फॉर्म में किसका इनोलिक फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो आंसर इज बी। रीजन बीइंग क्या, क्योंकि बी वाले जो पार्ट हो गया हमारा, उस बी वाले पार्ट में रेस्पेक्टिवली जो इनोल बन रहा है वो एरोमेटिक बन रहा है। यहां भी नॉन एरोमेटिक था और ये भी नॉन एरोमेटिक है। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो रिएक्शन किसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्ट हुई है, ए वाले की ज्यादा फॉरवर्ड शिफ्ट हुई है कि बी वाले की ज्यादा शिफ्ट हुई है, तो आंसर इज व्हाट, बी वाले की। क्यों, क्योंकि बी वाले में हमारे पास कंपाउंड क्या बन रहा है, एरोमेटिक। तो दैट्स व्हाई बी हैज मोर इनोल कंटेंट देन ए। इज दैट क्लियर? अब जैसे ये जनरल जो एग्जांपल लिया, ये इसलिए लिया अपन ने ताकि अपन ये समझ पाए कि डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए इनोल की कंपैरिजन करने का क्राइटेरिया क्या होता है। व्हाट आर द क्राइटेरिया टू कंपेयर द डिफरेंट कंपाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर इनोल फॉर्म्स। तो मैंने जैसे यहां पे लिखा कि वी आर फाइंडिंग आउट द परसेंटेज इनोल कंटेंट, तो कुछ क्राइटेरियंस हैं जो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन के हिसाब से यहां पे लिख रहा हूं कि अगर आपके पास डिफरेंट कीटो कंपाउंड्स अगर दे रखे हों और अगर मुझे यहां पे परसेंटेज इनोल देखनी हो तो परसेंटेज इनोल फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स इज कॉमनली प्रोपोर्शनल टू, किस किस बात के प्रोपोर्शनल होगा तो वो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 बताओ क्या क्या देखने में लग रहा है। जैसे आपने इसमें एग्जांपल में देखा तो
ऐसी कौन सी पॉइंट दिख रही होगी जिसके रेस्पेक्ट में आप ये कह सकते हो कि इनोल कंटेंट नीचे वाले का ज्यादा है और ऊपर वाले का इनोल कंटेंट कम है। इक्विलिब्रियम में जो परसेंटेज है ना वो बी वाले में इनोल की परसेंटेज ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट कर रही है, जबकि ए वाले की इनोल की कंटेंट कम अमाउंट में एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस चीज को ड्राइव कर रहा है? तो आंसर इज व्हाट? एरोमेटिसिटी। तो आप देख सकते हो कि परसेंटेज इनोल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एरोमेटिसिटी इन इनोल। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कीटो फॉर्म पहले से ही आपके पास एरोमेटिक हो, तो उस केसेस में ये देखेंगे कि कहां पे हमारे पास कॉन्जुगेशन की इफेक्टिवनेस लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे कहां ज्यादा और कहां कम है। एनीवेज, तो कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होंगे परसेंटेज इनोल कंटेंट करने के लिए? सो विल बी हैविंग नंबर 1, सबसे पहले तो यहां पे परसेंटेज इनोल कंटेंट, तो ये देखना एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या सर ये क्या चीज हो गई पॉइंट? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलते थे बताओ? लास्ट टाइम जब अपन ने डिस्कस किया था टोटोमेरिज्म के अंदर, तो वो क्या था? CO के पास वाला कार्बन, ये कार्बन कौन सा था? अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन कौन सी थी? अल्फा हाइड्रोजन। अब ओबियस सी बात है, जब आप कीटो फॉर्म से इनोल में जा रहे हो या इमीन से इनमीन में अगर जा रहे हो, तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले किस चीज का पार्ट आ रखा है? H का निकालना, H का एब्स्ट्रक्शन। जितना आसानी से प्रोटॉन की एब्स्ट्रक्शन होगी वो रेस्पेक्टिवली हमारे पास उतना आसानी से इनोल में कन्वर्जन रखने की टेंडेंसी रखेगा। मीडियम आप कोई सा भी रख दो, अगर मान लो आपने बेसिक मीडियम डाल दिया तो बेस विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन मोस्ट एफिशिएंटली या मोस्ट इजीली इफ द हाइड्रोजन हैज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ इन दिस केस। तो परसेंटेज इनोल कंटेंट या इनोलाइजेशन अगर मैं यहां पे कहूं, इसको अगर मैं दूसरा वर्ड लिखूं तो यू कैन हैव द इनोलाइजेशन आल्सो। ठीक है बेटा, है ना? तो परसेंटेज इनोल कंटेंट अगर बाय द वे अपन देख रहे हैं तो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल हुआ? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द अल्फा H। ठीक है, नंबर 1। सेकंड पार्ट आप यहां पे ले लो कि अगर बाय द वे आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, 2 कीटो ग्रुप्स, 2 कीटो ग्रुप। अब क्या सर ये क्या चीज होती है? कीटो ग्रुप का मतलब क्या हुआ? जैसे इस एग्जांपल्स को अपन ऐसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, EWG दैट इज मीनिंग एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बोलने का मीनिंग ये हो गया कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई भी कीटो फॉर्म्स दे रखी है, ठीक है, अब इस कीटो फॉर्म के अंदर अगर मैंने यहाँ पे कोई सा भी ऐसा ग्रुप लगाया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से CO का जो स्टेबिलिटी होगा वो और कम होना शुरू हो जाएगा। रीजन बीइंग इलेक्ट्रॉन, वैसे ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, C और O में मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया O, तो O पे तो नेगेटिव और C पे पॉजिटिव, और अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो वो C का स्टेबलाइजेशन और डिक्रीज करेगा। और जब कीटो का स्टेबलाइजेशन, अगर किसी रीजन से कीटो का स्टेबलाइजेशन कम हो जाएगा तो उसकी इनोल बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। A एंड B दो 2 आर इन द इक्विलिब्रियम, A का स्टेबिलिटी बढ़ा दो, B से A की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, B का स्टेबिलिटी बढ़ा दो, A से B की तरफ हो जाएगा, और किसी रीजन से A का स्टेबिलिटी कम कर देंगे तो भी तो रिएक्शन B की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वही वाला पार्ट यहां पे अपन देख रहे हैं कि अगर कीटो डीस्टेबलाइज हो जाए, अगर कीटो डीस्टेबलाइज हो जाए तो उससे उसकी इनोल बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स जो होती है वो सराउंडिंग से भी अफेक्ट होंगी, तो वो उसको अपन अभी मीडियम वाइज भी देखेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा H हो गया नंबर 1 पार्ट। दूसरा जो हो गया वो हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टू दी कीटो ग्रुप्स। तीसरा वाला जो पार्ट हो गया, थर्ड नंबर जो पार्ट हो गया, मोर कॉन्जुगेशंस, मोर कॉन्जुगेशन इन इनोल फॉर्म। अगर बाय द वे इनोल फॉर्म के अंदर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, पहले नहीं हो रहा था लेकिन बाद में हुआ, ठीक है, इसका भी जैसे अगर मैं एग्जांपल इनकॉर्पोरेट करूं तो सी, अभी जैसे आपको दिख रहा था इसमें कॉन्जुगेशन है, ठीक है, बट ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम था। यहां जब कॉन्जुगेशन हो रहा तो नाउ दिस बिकम्स एरोमेटिक सिस्टम्स। नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो रहा तो ऑब्वियस सी बात है रेजोनेंस एनर्जी में इंक्रीज हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो कॉन्जुगेशन बढ़ने से या किसी और ड्राइविंग फोर्स की वजह से हमारे पास जो है कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ रहा होगा तो रेस्पेक्टिवली इनोलाइजेशन की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे इसको आप इस तरह से समझो, अनदर एग्जांपल, मान लो बेटा तुम्हारे पास यहां पे ये कंपाउंड दिया, राइट, आई हैव गिवन दिस कंपाउंड, और मैंने यहां पे एक डबल बॉन्ड शो कर दिया। सबसे पहला तो एग्जांपल ये पूछा कि डज दिस कंपाउंड शो टोटोमेरिज्म, तो आंसर इज यस, क्योंकि आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में 3 अल्फा H है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे। इसी तरह से अपन ने यहां देखा तो यहां भी 2 अल्फा H हो गए मेरे पास। अब अगर मुझे यहां पे कहे कि कहां से प्रोटॉन को शिफ्ट कराने से इनोल ज्यादा स्टेबलाइजेशन रखेगा,
तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हो कि अगर मैं इनोलाइजेशन इस H के थ्रू करवाता हूं तो आई विल बी एबल टू गेट दी कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब आपको दिख जाएगा इस वाली स्ट्रक्चर में कोई रेजोनेंस फिनोमिनन इंक्लूड नहीं था डबल बॉन्ड का। लेकिन अगर अपन यहां पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रिस्पेक्ट में, तो लेफ्ट और राइट वाले पार्ट में देखेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, कॉन्जुगेशन आ गया। अब एक जनरल एग्जांपल में यहां पे लूं, एक सिंपल सा कीटो कंपाउंड मैंने लिया और रेस्पेक्टिवली इस वाले का इनोल बना दिया। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, अब इन दोनों की इनोल में अगर कंपैरिजन करना शुरू करें तो ऊपर वाले पार्ट में बीइंग अ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या कह सकते हो कि मोर कॉन्जुगेशन, उस इनोल का स्टेबिलिटी रिलेटिवली किसी रीजन से बढ़ेगा। अब रीजन से बढ़ेगा तो अभी सी बात है, रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम होगा वो सपोज करो अगर ये A परसेंटेज एग्जिस्ट कर रहा होगा या B कर रहा होगा, तो A की जो वैल्यू होगी वो B वाले से ज्यादा होगी। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स अभी तक देखे बेटा अपन ने, वो ये इनोलाइजेशन जो है या किसी भी कंपाउंड की इनोल कंटेंट अगर बन रही हो तो उसके अंदर 3 फैक्टर्स हमारे आ गए। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा H आ गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप टू द कीटो ग्रुप आ गया, मोर कॉन्जुगेशन इन द इनोल आ गया। इसके अलावा बच्चे ये वाला पार्ट आप देख सकते हो कि सपोज आपके पास यहां पे इफ देयर इज अ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनोल, अगर हमारे पास बनने वाली इनोल में H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती होगी तो H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करने से रिलेटिव उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, फिर से बढ़ेगी। जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल फॉर दिस। फिर अपन क्या करेंगे, इन एग्जांपल्स को जो अपन अभी डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से वन वन करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, मिक्स करके क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे कि हमारे पास सारे कंसेप्ट मोर ओवर रिवाइज हो जाए। जैसे बेटा मैं अगर तुमको कहूं कि मेरे पास यहाँ पे एक डाइकीटो कंपाउंड दे रखा है, 1,3 डाइकीटो कंपाउंड हैज बीन गिवन टू यू, राइट। एक तो ये हो गया और एक अपन ने सिंपल एक कीटोन कंपाउंड दे रखा है। अब ये 2 कंपाउंड है, ठीक है, एक को मार्किंग दे दी यहाँ पे X, एक को मार्किंग दे दी यहाँ पे Y। X और Y को जब अपन ने मार्किंग दी, दोनों का इनोल बनाया। सबसे पहला पॉइंट क्या देखा मैंने, दी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा H। आपको ये ध्यान रखना है बच्चे। अब अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, मतलब मैं इन दोनों में अगर आइडेंटिफाई करूं तो बीच वाला जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन मोर इजीली एलिमिनेट होगा रादर देन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कहें सर रीजन क्या, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रक्शन करते हो तो बनने वाला कार्ब एनायन एक्चुअली CO से कॉन्जुगेटेड हुआ, एक CO से। लेकिन अगर मैं यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन करता हूं तो जो नेगेटिव आयन होगा उस नेगेटिव आयन को 2 जगह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या कह सकते हो कि 2 जगह से कॉन्जुगेशन मिलेगा, एक तो राइट हैंड साइड से और एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड से। तो बीच वाला कार्बन जो है दैट हैज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन रादर देन द राइट हैंड साइड। तो आप अगर यहाँ पे इनोल डेवलप करो, लेफ्ट और राइट कहीं से भी मूव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने यहाँ पे इनोल बनाया और ये ग्रुप बना, ठीक है, और इसमें भी अगर आपको इनोल बनानी है तो कैन राइट डाउन लाइक दिस। अब आपको ये पूछे कि X और Y जो 2 कंपाउंड दिए गए थे कीटो कंपाउंड्स, उनके अंदर किसका इनोल परसेंटेज ज्यादा है। तो अगर मैं X और Y का आइडेंटिफिकेशन करूं इनोल परसेंटेज के हिसाब से, तो X का जो इनोल होगा वो अनडाउटली Y वाले से ज्यादा होगा। रीजन क्या होगा बच्चे यहाँ पे, सबसे पहले तो अब इसमें सारे फैक्टर्स देखो, ऑलमोस्ट अपने पास सारे फैक्टर्स ऑलमोस्ट इंक्लूड हो गए। वो ये सबसे पहले तो हमने देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट दैट इज अनडाउटली इस वाले कार्बन की हाइड्रोजन, और इस मिडिल वाले कार्बन की हाइड्रोजन में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो X वाले की हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, दैट हैज द मोर एसिडिक H। तो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से प्रोटॉन की माइग्रेशन जो होगी वो और फास्टर होगी, ठीक है, इनोल बनाने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, नंबर 1। दूसरा पार्ट अगर आप यहां देखो तो अभी इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं था, ठीक है, कोई रेजोनेंस इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा था। जैसे ही यहां पे इसके साथ इसका डबल बॉन्ड बना तो इसमें कॉन्जुगेशन शुरू हो गया, सी दिस पार्ट। तो यहां पे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड हो गया, दैट मींस हमारे पास कॉन्जुगेशन की वजह से रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ गई इनोल की। तीसरा वाला पार्ट, अभी कोई H बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। प्योर कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी प्योर है और ये भी प्योर है, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो इस केस में जो इनोल बना उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्लूड हो रही है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्लूड होने की वजह से इसको स्टेबलाइजेशन के लिए और ज्यादा ड्राइविंग फोर्स मिल गया। तो आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 ये इस तरह के पॉइंट्स इसके अंदर एप्लीकेबल हो रखे हैं। तो रेस्पेक्टिवली यहाँ पे कह सकते हो कि जो X और Y वाला पार्ट हुआ
उसमें X का इनोल जो है वो Y से ज्यादा हुआ। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो अभी तो CH3 को कोई डोनर और विड्रॉइंग ग्रुप लगा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे CO के बगल में CH2 को CO ग्रुप लगा, दैट मींस विड्रॉइंग ग्रुप है। कीटो को डायरेक्टली विड्रॉइंग ग्रुप अपन ने नहीं छोड़ा है, ठीक है। मतलब कीटो को अगर मैं कहूं, अगर पूरा इंटायरली ये पूरा ग्रुप अगर आप अज्यूम करो तो विड्रॉइंग ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, बट सीधा सीधा CO को साथ ग्रुप नहीं जोड़ा है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई मीन इन दिस केसेस। तो अभी यहां पे अगर हुआ तो X और Y वाले पार्ट में हमारे पास X की परसेंटेज Y वाले से ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू देयर इनोल्स। तो बेटा ये कुछ फैक्टर्स हो गए, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया कीटो ग्रुप के ऊपर, है ना, मोर कॉन्जुगेशन हो गया, इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। और अभी जो आपने एक सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर देखा था, जो आपने एग्जांपल डिस्कस किया था, वो क्या था बच्चे, यहाँ पे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी इन इनोल। मतलब पहले कीटो नॉन एरोमेटिक था और कीटो से जब इनोल बना तो क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब एरोमेटिक हो गया तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास वहां पे इनोलाइजेशन जो है वो ज्यादा हो गई। क्लियर है, राइट। अब अपन इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से इनोल को अपन को कंपेयर करना है, राइट। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं एक एक करके, तब तक तुम जो है ये सारा पार्ट नोट कर लो और फिर इसके बाद अपन ये एग्जांपल देखते हैं कि कब किस वाले का इनोल ज्यादा होगा और किस वाले का इनोल कम होगा। वेल, ठीक है, सम बेसिक एलिमेंट्री एग्जांपल पहले और उसके बाद जो है विल बी गोइंग विद दी अनदर पार्ट। जैसे सबसे पहले बच्चे नंबर 1 सपोज करो मैंने यहाँ पे ये वाला कंपाउंड लिया, राइट। दिस हैज बीन टेकन सिंपल कीटो कंपाउंड, और इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ये वाला कंपाउंड लिया, यहाँ पे एक Cl ग्रुप लगा दिया। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। मुझे इसमें पूछा कि किस वाले कंपाउंड की इनोल ज्यादा एग्जिस्ट करेगी। अब अगर अपन इनोल आइडेंटिफाई करेंगे तो इनोल देखने के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले का इनोल अगर आप बनाओगे तो बेटा कहां से बनाओगे, राइट से कि लेफ्ट से, कहीं से ही बना दो, आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका इनोल यहाँ से डेवलप हो गया। अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले कंपाउंड की इनोल डेवलप करूं तो मेरे पास दो अल्टरनेटिव हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड से बना सकता हूं और एक राइट हैंड साइड से बना सकता हूं। लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं बनाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन से जब H+ हटेगा माइग्रेशन के लिए तो C का नेगेटिव केवल CO से कॉन्जुगेटेड है। लेफ्ट हैंड साइड से जब आप यहाँ पे H+ को हटाओगे तो इसका नेगेटिव CO से तो कॉन्जुगेटेड है ही, और C का जो नेगेटिव है वो उसके बगल में क्लोरीन भी है, एंड दैट क्लोरीन इटसेल्फ अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो लाइक GOC इंक्लूड करके अगर अपन देखें तो दिस माइनस आफ्टर रिमूवल ऑफ द H+ हटाने के बाद जो नेगेटिव आयन बना उसको CO से सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरा चीज है क्लोरीन बीइंग अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड आल्सो हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल इज स्टेबलाइजिंग दिस कार्बन आयन टू द मोर एक्सटेंट। ये कार्बन के नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, और कार्बन का नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है तो obvious सी बात है इसके प्रोटॉन एलिमिनेट करने की टेंडेंसी यानी कि इनोलाइजेशन करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ गई। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरी बात और समझो बेटा, क्या था यहाँ पे, जैसे ही अगर आपने यहाँ पे इनोल बनाई तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने के बाद आपको दिख रहा होगा कि इसका मतलब ये डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी OH के साथ कॉन्जुगेटेड था, लेकिन ये डबल बॉन्ड OH के कॉन्जुगेशन के साथ साथ हमारे पास क्लोरीन के लोन पेयर के साथ भी कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। दैट मींस ओबीसी सी बात है, डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन को दो सपोर्ट हुए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूं तो किसका इनोल हमारे पास ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, तो सेकंड कंपाउंड का इनोल फर्स्ट वाले से ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, नंबर 1 पॉइंट। इनको फिर कह रहे हैं, इसको पोज करके पूरे पॉइंट्स को एक बार नोट कर लेना। पूरे नोट करने के बाद जो अपन क्वेश्चंस करते जाएंगे एक एक करके, उन क्वेश्चंस में ये एप्लीकेबिलिटी देखनी है। अच्छा, कभी दिमाग में ऐसा आता है कि सर पहला ये वाला पॉइंट देखना है कि पहला ये वाला पॉइंट देखना है कि पहला ये देखना है कि पहला ये, तो पहला दूसरा ऐसा करके कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको क्या करना है कि मोर ओवर सीक्वेंस वाइज ये देखना रहेगा कि अपने पास कौन कौन से फैक्टर्स उसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। वैसे नॉर्मली आप एसिडिक स्ट्रेंथ देख लिया करो सबसे पहले तो, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के बाद अगर बाय द वे समझ में नहीं आ रहा तो इन दैट केस अपन आइडेंटिफिकेशन करें कुछ और पार्ट का कि सर कॉन्जुगेशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारे पास कुछ H बॉन्डिंग का केस आ रहा कि नहीं आ रहा, राइट। एरोमेटिसिटी अगर आ रही है तो वो वाला पार्ट अलग रोल प्ले कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि भाई आप नंबर 1 पे ये पॉइंट देखो, नंबर 2 पे ये पॉइंट देखो। जो पॉइंट के हिसाब से, जो क्वेश्चन के हिसाब से जिस फैक्टर की एप्लीकेबिलिटी होगी अपने को वो फैक्टर यूज करना रहेगा।
ठीक है। वेल लेट्स सी द अनदर एग्जांपल, और देखें इसी जैसा एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूं, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे ये कंपाउंड दे दिया नंबर, अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हुए, ये एक ये वाला कंपाउंड दे दिया, ये नंबर 2, इधर वही क्लोरीन वाला आइटम लगा दिया, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है यहाँ पे नंबर 3 पे, थर्ड वाले पार्ट में डबल बॉन्ड है, इस जगह पे आपने NO2 आइटम लगा दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया। अब इस जगह पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन तीनों के अंदर पूछे कि परसेंटेज इनोलाइजेशन का ऑर्डर बताओ। तो अगर ऑर्डर देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो एसिडिक स्ट्रेंथ देख लो। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखोगे तो यहां से अल्फा H ये गायब करनी है, यहां से अल्फा H ये गायब करनी है, और यहां से अल्फा H ये गायब करनी है। गायब क्या करनी है? इसी अल्फा H को बेसिकली आपको C डबल बॉन्ड O के O पे मूव करना है। अब जब आपने इनोल क्रिएट किया तो इनोल क्रिएट करने के बाद क्या बनेगा यहाँ पे OH। इधर वाले पार्ट में अगर मैं इनोल क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? ये वाला पार्ट। फिर इसी वाले पार्ट में अगर क्रिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ये वाला पार्ट। अब एक और खास बात वो ये है कि NO2 वाले पार्ट में अगर मैं कहूं तो मेरे पास NO2 के रेस्पेक्ट में भी बेसिकली हम टोटोमेरिज्म वाला पार्ट कर सकते हैं। लाइक ये H जो है वो N डबल बॉन्ड हो, याद है नाइट्रो एसी नाइट्रो वाली फॉर्म्स बनाई थी, तो नाइट्रो एसी नाइट्रो वाली फॉर्म्स भी आप बना सकते हो। दैट इटसेल्फ इज नथिंग बट अनदर टोटोमेरिक फॉर्म्स। वो भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है। अब अगर मैं यहाँ पे इनोल की बात कर रहा हूं तो नंबर 1, 2, 3 वाले केसेस में अगर देखें तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल इनोल किसका नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? तो आंसर इज नथिंग बट थर्ड, क्योंकि थर्ड वाले में जब आपने H निकाला तो वो CO से भी कॉन्जुगेटेड था नेगेटिव आयन और NO2 से भी कॉन्जुगेटेड था। तो NO2 के साथ जब कॉन्जुगेशन थी तो रेस्पेक्टिवली इसको ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिल रहा था इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल दोस फॉर्म्स व्हिच हैज बीन रिटन ओवर हियर। ठीक है, आप NO2 को प्लस माइनस नहीं लिखना चाहते तो यू नॉट नीड टू राइट लाइक दिस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हो। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, ये माइनस वाला जो पार्ट हुआ इसको रेस्पेक्टिवली लेफ्ट से भी करा दो और राइट से भी कॉन्जुगेशन करा दो, तो तुम्हारे पास क्या हो गया, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो अनडाउटली सबसे ज्यादा। तो 3 फैक्टर, सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ देखो सबसे ज्यादा है ना, नंबर 1 बात, ज्यादा इनोलाइजेशन का पार्ट इन्वॉल्व होगा। सेकेंड फैक्टर हमारे पास यहाँ पे अगर कहूंगा तो कॉन्जुगेशन इज मोर इफेक्टिव, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला पार्ट आ रखा है यहाँ पे, डबल बॉन्ड NO2 से कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड क्लोरीन से कॉन्जुगेटेड है, क्लोरीन का तो साइज बड़ा है, ठीक है, और NO2 इसी पीरियड का एलिमेंट है जो कार्बन वाला पार्ट है, तो यहाँ पे तो 2p2p रेजोनेंस वाला केस आ रखा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो डबल बॉन्ड है उसका 3p वाले लोन पेयर वाले पार्ट से रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे कोई एडिशनल रेजोनेंस आ ही नहीं रहा। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट किसका होगा तो ओबी सी बात है थर्ड का सबसे ज्यादा होगा। और एक और ड्राइविंग फोर्स जो दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो परसेंटेज इनोल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, 3:1। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? ठीक है, फैक्टर्स एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखोगे तो ज्यादा इजिली क्लियरिफाई होता रहेगा। ठीक है, और चलते हैं आगे थोड़ा सा। लेट अस टेक नंबर 3 वाला पार्ट। हमारे जब भी मैंने सेकंड पॉइंट जो लिया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टू द कीटो ग्रुप्स, है ना, उसका क्या मीनिंग है तो इसको समझे अगर आपने यहाँ पे, तो इसको ऐसे लो CH3CO और यहाँ पे मैंने Cl लिया। अब एग्जैक्टली ये कीटोन नहीं कहलाता, दिस इज नथिंग बट एसिटाइल हैलाइड, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड करके है। और इसी में रेस्पेक्टिवली क्या किया मैंने यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O और इधर ले लिया OAT, दैट इज नथिंग बट एस्टर। अब एस्टर को प्रैक्टिकलिटी में अगर देखा जाए तो इनोल नेग्लिजिबल ही है, वैसे भी कीटो का भी इनोल जो होता है बहुत ही कम अमाउंट में बनता है। बट अगर मैं यहाँ पे अब दोनों को हाइपोथेटिकली अगर A और B का लेट्स से परसेंटेज इनोल डिस्कस करूं, ठीक है, जो इनोल अपन यहाँ पे बनाए थ्योरेटिकली जो भी बन सकता होगा वो अपन ने यहाँ पे ये इसका इनोल इस तरह से डेवलप किया, और इसी वाले पार्ट में अगर मैं यहाँ पे इनोल बनाऊं तो इसका इनोल मैंने ऐसे डेवलप किया। अब बेटा जरा ये देखना ध्यान से कि दोनों केसेस का इनोल किस तरह से कंपेयर किया अपन ने, तरीका वही रहेगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये रहा तुम्हारा CO ग्रुप, ये रहा तुम्हारा CO ग्रुप CO ग्रुप पे लगा हुआ क्लोरीन, अगर आपको ध्यान हो तो क्लोरीन हैज मोर -I देन देयर +R, ठीक है, +R कह दो, तो -I की डोमिनेंस जो होती है इनके +R इफेक्ट से ज्यादा होती है। तो क्लोरीन इज ओवरऑल विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, क्लोरीन जो होता है वो ओवरऑल एक विड्रॉइंग ग्रुप होता है। यहां पे मैं जो CO पे ग्रुप लगा रखा हूं वो कौन सा लगा रखा हूं मैं, OAT, दैट्स नथिंग बट
प्लस आर मोर इफेक्टिव, और इसका प्लस आर जो होता है OET का वो इसके माइनस आई से मच इफेक्टिव होता है। मतलब OR ग्रुप अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, OR ग्रुप अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो उसकी प्लस आर इफेक्टिवनेस जो होती है वो उसके माइनस आई से डोमिनेट करती है। अब आप ये देखो कि यहां CO को जो ग्रुप लगा हुआ है वो ओवरऑल इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। माइनस आई इज ऑपरेटिव करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा बॉन्ड। माइनस आई की जो ऑपरेटिव पार्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, और रेजोनेंस हमारे पास जो होता है वो उसमें हमारा क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेशन नॉर्मली इन्वॉल्व करते हैं अपन। तो इसमें अगर बात करें तो क्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, वो CO को स्टेबलाइज कर रहा है या डीस्टेबलाइज, तो आंसर इज व्हाट, डीस्टेबलाइज कर रहा है। इसमें जो CO पे जो ग्रुप लगा हुआ है OET वो अपने प्लस आर इफेक्ट से इस C की पॉजिटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि CO को और स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। ये वैसे ही गरीब था, प्लस चार्ज था और इस पे Cl खींचने वाला ग्रुप लग गया तो C की पॉजिटिविटी बढ़ेगी और इससे CO का स्टेबलाइजेशन कम होगा। यहां पे CO के ऊपर हमारे पास जो OR ग्रुप है वो उसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है अपने प्लस आर इफेक्ट से। तो रेस्पेक्टिवली जो इनोल कंटेंट है A और B को अगर मैं कंपेयर करूं तो जैसे ये फॉर्मेट अपने पास बनी और ये फॉर्मेट बनी। अब आपके पास पहली चीज तो हो गई वो सेकंड नंबर पॉइंट, कौन सा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट द कीटो पार्ट। तो कीटो ग्रुप के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG बोलेंगे इसको, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब यहां पे अगर कहूंगा तो A और B में से अगर पूछे कि इनोल कंटेंट किसकी ज्यादा होगी तो आंसर A का इनोल जो होगा वो B से ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू सी दैट एग्जांपल ऑल्सो। आई होप सो यहां तक सब बात क्लियर है बच्चों, है ना? ठीक है, एक एक करके पॉइंट इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि किस तरह से अपन फैक्टर्स को ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे वही वाला पॉइंट लेता हूं जो भी थोड़ी देर पहले अपन ने H बॉन्डिंग को लेके, एसिडिक स्ट्रेंथ को लेके, कॉन्जुगेशन को लेके डिस्कस किया था। दैट्स अ वेरी फेमस एग्जांपल, जे में भी आ चुका है इस तरह का एग्जांपल आपका। जैसे ये वाला पार्ट आपने नंबर 1 पे लिखा था, ये नंबर 2 पे लिखा था, ठीक है, पहला और दूसरा। अब फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट अगर आप यहाँ पे कहो तो जैसा भी बनाया था बेटा कि इस वाले केस में इसकी इनोल अगर डेवलप करें तो दिस इज द इनोल, इस वाले पार्ट में अगर इसकी इनोल डेवलप करें तो दिस इज द इनोल, राइट। अब यहाँ पे अगर कहूं तो बताया था इस इनोल में पहली ड्राइविंग फोर्स एसिडिक H, फाइन, इसको निकालो, इसको निकालो, H प्लस एलिमिनेट करना है, ठीक, जूम करके देख लेना अच्छे से। तो यहां पे क्या रहा, सबसे पहले H प्लस निकाला, C का नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेटेड, C का नेगेटिव मिडिल वाला कार्बन दोनों CO से कॉन्जुगेटेड, ज्यादा स्टेबलाइजेशन, तो H प्लस इजिली एलिमिनेट होगा नंबर 2 से, पहली बात। दूसरी बात, इसका कॉन्जुगेशन होने के बाद इनोल बनाया, इसका कॉन्जुगेशन के बाद इनोल बनाया, इनोल को कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रही है, मतलब मोर रेजोनेंस इन द इनोल, वो भी एक और ड्राइविंग फोर्स हो गया। तीसरा पार्ट इस इनोल में इस OH को प्योर फॉर्म के अंदर बात करूं तो इसके साथ कोई H बॉन्डिंग इंटरनली नहीं हो रही, इंट्रामोलिकुलर नहीं आ रही। यहां पे क्या हो गया कि OH के रेस्पेक्ट में जो CO ग्रुप है जो एडजेसेंट पोजीशन पे था डबल बॉन्ड के, वो रेस्पेक्टिवली H के साथ H बॉन्डिंग करेगा। और देखो रिंग साइज 1 2 3 4 5 6, इट विल बिकमिंग द 6 मेंबर रिंग ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशंस। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से हमारे पास 6 मेंबर रिंग बन गई तो उसका स्टेबिलिटी जो हो गया वो और बढ़ गया। तो इन दैट केस इट हैज अ ड्राइविंग फोर्स, 3 ड्राइविंग फोर्सेस। सबसे पहले एसिडिक H हो गया, दूसरा हमारे पास इंटरवल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तीसरा हमारे पास मोर कॉन्जुगेशन हो गया। तो द इनोल ऑफ नंबर 2 इज हायर देन द इनोल ऑफ नंबर 1। कीटो से इनोल जो बन रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्लियर, फाइन। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा अपन और कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप इनोल बना रहे हो तो आपको केवल एक CO के रेस्पेक्ट में ही इनोल को ट्राई करना है। हो सकता है कि यहाँ पे अगर मल्टीपल CO हो तो बोले सर कहीं इसी इनोल को बनाना है कि लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से नहीं बनेगी क्या? अगर आपने इधर से मूव करा दिया तो आप आगे भी करा सकते हो। तो उसकी जो फॉर्म्स होंगी वो सब टोटोमेरिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती रहती है मीडियम के अंदर, लेकिन परसेंटेज कंटेंट उस वाली फॉर्म का ज्यादा रहता है जिसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी सारी फॉर्म्स में से सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, तो उसको देखने का तरीका हमारे पास यही रहेगा कि कौन सा वाला इनोल हमें बनवाना है और कौन सा नहीं बनाना। ठीक है, जैसे बेटा मैं अब ये एग्जांपल लूं यहाँ पे जिसमें मैं कुछ और फैक्टर को भी इंक्लूड करूंगा।
लेट्स से मैंने यहाँ पे ये डबल बॉन्ड दिया नंबर 1, सेकंड नंबर वाला जो पार्ट है बेटा मैंने यहाँ पे ये डबल बॉन्ड दिया नंबर 2, और थर्ड वाला पार्ट है मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वाला डबल बॉन्ड लिया और एक पाई बॉन्ड यहाँ एग्जिस्ट करा दिया। तीसरा एग्जाम्पल इंक्लूड कर लिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 तीनों एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में अगर इनोल की बात करें तो इसका जो इनोल बनेगा वो इनोल कौन सा वाला होगा, लाइकवाइज इसका इनोल जो बनेगा बेटा वो कौन सा वाला होगा। सबसे पहले यहां से H निकाला, पाई हटा दो, डबल बॉन्ड बना दो, OH कर दो। इज दैट क्लियर, है ना? अब तो आ गया होगा, देखना कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इसका इनोल अगर मैं बात करूं तो यहां से सबसे पहले ये वाला H है, हटाया, चलो ये हटाने के बाद यहां पे क्या हो गया बेटा, ये बन गया। इसके बाद अगर बात करो तो देखो उसमें आगे और पॉसिबिलिटी आ गई। कौन सी पॉसिबिलिटी आ गई, ये वाला OH हो गया, ये वाला OH हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब अगर मैं फाइंड आउट करूं तो मेरे पास 1 2 3, ठीक है, मतलब फैक्टर्स कौन कौन से इनकॉर्पोरेट हुए जरा देखना। चौथे एग्जांपल का जो पार्ट है ना, फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल, एग्जैक्टली देखो फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल उसी से मैच कर रहे हैं जो चौथा वाला पार्ट था। सबसे पहले तो 2 कीटो ग्रुप थे, यहाँ पे 1-3 पोजीशन है, ये भी देखो यहाँ भी रिलेटिव 1-3 पोजीशन दे रखी है। इसकी अगर बात करूं सिंगल मोनोकीटो था, ये भी मोनोकीटो ग्रुप है, राइट। अब अगर अपन यहां देखें तो फर्स्ट और सेकंड में से किसकी इनोल ज्यादा थी, अनडाउटली सेकंड की ज्यादा थी फर्स्ट से। ये यहां पे लिख दिया 2 इज ग्रेटर देन 1, बोलो यस और नो, है ना। अब 2 की ज्यादा थी 1 से, अब थर्ड दिख ही रहा होगा तुमको, आई थिंक नहीं, नोट टू एक्सप्लेन, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर कहें सर इसमें दोबारा इनोल नहीं बना रहे तो बना दो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसकी रेजोनेंस ना ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इसमें फर्दर इनोल बनाओगे तो डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन से कार्बन को नेगेटिव आयन मिलेगा, और यहां पे C डबल बॉन्ड C का C डबल बॉन्ड O की कॉन्जुगेशन से O पे नेगेटिव आयन मिलेगा। O का नेगेटिव आयन और कार्बन का नेगेटिव आयन कौन ज्यादा सपोर्टिव, तो O का नेगेटिव आयन, क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ओके, अब जैसे इसकी बात करें तो इसका इनोलाइजेशन अपन ने एक तो यहां से करवा दिया और एक इनोलाइजेशन यहां से भी करवा दिया, तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास जो इनोल की फॉर्म बन रही है वो ये वाली बन रही है, राइट। इसमें एक पार्ट और इन्वॉल्व कर सकते हो कि आप इलेक्ट्रॉनिक डीलोकेशन ये भी करा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, वही स्पेस टोटोमेरिज्म का जो केस आता है अपने पास। तो यहां पे इस तरह से इन्वॉल्व कराओ, चाहे राइट हैंड साइड से कराओ, ले देखिए आपके पास बनने वाली फॉर्म्स एरोमेटिक हो गई, और अगर फॉर्म हमारे पास एरोमेटिक हो गई तो ये वाली जो फॉर्म है सारे रिएक्शंस के जो इक्विलिब्रियम है उसका पार्ट को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। लाइक ए का बी से इक्विलिब्रियम मान लो, बी का सी से इक्विलिब्रियम मान लो, और सी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो रखी है, तो सी अगर बाय द वे किसी रीजन से ज्यादा स्टेबल हो रखी है तो सी क्या करेगा, रिएक्शन को इट विल बी ड्रिवन टुवर्ड्स दैट सेल्फ, है ना, वो उसकी तरफ पूरे के पूरे रिएक्शंस को अपनी तरफ ड्राइव कर लेगा, और हमारे पास सबसे ज्यादा परसेंटेज में ये एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें इनोल कंटेंट का ऑर्डर क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 2 1। अब थोड़ा सा अपन एक चीज को और थोड़ा एग्जाम्पल को टफ कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक के केसेस को आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना, एरोमेटिसिटी को देखना, आइडेंटिफिकेशन करना कि किस तरह से हमारे पास ये पार्ट इन्वॉल्व है। Now let us include one more factor in this, कि और क्या क्या फैक्टर जो है वो इनोल कंटेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे आप यहां पे ये ग्रुप लिया नंबर 1, ठीक है, 1 फैक्टर। दूसरा वाला जो पार्ट है वो हमारे पास लिया ये वाला पार्ट, ठीक है। इधर मैंने यहां पे एक OMe मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया। फिर मैंने यहां पे क्या किया, एक तीसरा वाला पार्ट लिया, राइट, और इस जगह पे मैंने यहां पे एक और मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया। ये मेरे पास 1, ये 2 और ये 3 अलग अलग कंपाउंड बने। अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में तुम्हारे पास बेसिकली 2 CO ग्रुप 1-3 पोजीशन के ऊपर हैं, चाहे वो कीटो के रेस्पेक्ट में हो चाहे वो एस्टर के रेस्पेक्ट में हो। अब अगर बात होती है एसिडिक H को एलिमिनेट करने की, तो पहली चीज तो ये है कि जब आप इसकी इनोल बनाने जाओगे तो मैं पहले क्या है कि यहाँ पे इसका इनोल ड्रॉ करके लिख देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे इनोल बनाया, ये आपको पास वैसे वैसे शो किया, केस नंबर 1। दूसरा वाला पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, इनोल बनाया, ये डबल बॉन्ड है, ये वाला पार्ट आपका डबल बॉन्ड हो गया, ये OMe ग्रुप हो गया, दिस इज अगेन हैविंग H बॉन्डिंग, केस नंबर 2। तीसरा वाला जो पार्ट हो गया, बोले सर फिर यहाँ पे बना दिया, इधर भी OMe है, इधर भी OMe है, यहाँ पे आपके पास ये आपने कुछ इनोल जनरेट किया और ये वाला पार्ट बना दिया, ठीक है।
अब आप एक चीज देख लो कि आपके पास जो बनने वाली इनोल है उसमें कुछ ज्यादा कुछ खास अंतर नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक सबसे खास बात जो है वो ये है, ठीक है, इसको ब्लू लाइन से यहाँ पे अपन शो करते हैं, वो ये कि अगर मैं इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को बाहर निकालता हूं, H+ जो प्रोटॉन माइग्रेट अपन करते हैं वो नंबर 1, दूसरा वाला पार्ट अगर मैं यहां पे बाहर निकालता हूं, ये वाला कार्बन से मैंने हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया तो C का नेगेटिव हुआ, और तीसरे वाले कार्बन से अगर मैं यहां पे H को निकालता हूं तो ये बना मेरा तीसरा नेगेटिव, राइट बेटा। अब अपन क्या कर रहे हैं यहां पे, इन तीनों आयंस को, ठीक, जूम करो, जूम करके फाइंड आउट करो, इसको पॉज करके इसको जूम करके देखना और ये फाइंड आउट करना कि इन तीनों माइनस में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्ब एनायन किसका क्रिएट हुआ है। अगर मैं यहां पे इस कार्बन आयन की बात करूं, इस कार्बन आयन की बात करूं, इन तीनों के कार्बन आयन की, ठीक, तो इसका जो नेगेटिव आयन है उसको दोनों CO से कॉन्जुगेशन मिल रही है, ठीक। एक अपोजिंग फैक्टर हमारे पास यहां पे है, वो है मिथाइल का डोनेटिंग इफेक्ट, और वो मिथाइल का डोनेटिंग इफेक्ट जो होगा वो रेस्पेक्टिवली यहां पे नेगेटिव चार्ज को इनहांस यानी कि बढ़ाने का काम करेगा। चार्ज की इंक्रीज होने से, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज को अगर किसी फैक्टर से आप इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तो उससे उसका रिलेटिव स्टेबिलिटी जो होता है वो कम हो जाता है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं इस वाले केस की, ये वाला नेगेटिव आयन हुआ, इस नेगेटिव आयन को इधर से कॉन्जुगेशन मस्त मिल रही है, बराबर मिल रही है, राइट। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो राइट हैंड साइड में थोड़ी दिक्कत है, पूछो क्या। अब दिक्कत जो है वो क्या है बेटा, वो ये है कि ये जो CO ग्रुप है वो CO ग्रुप इस OMe ग्रुप के साथ पहले से ही क्या है, कॉन्जुगेटेड है, ठीक। ऑलरेडी यहां पे कॉन्जुगेशन होने की वजह से इस माइनस चार्ज को राइट हैंड साइड पे क्रॉस कॉन्जुगेशन मिल रही है। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मीनिंग ये हो गया कि इस नेगेटिव आयन का इस CO से उतना ज्यादा इफेक्टिव कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ये CO ऑलरेडी OMe के साथ कॉन्जुगेटेड होने की वजह से बिजी था, राइट। लेफ्ट हैंड साइड तो एग्जैक्टली वैसे ही हो रही थी बेटा जैसे यहां पे नजर आ रही है। यहां पे अगर नेगेटिव आयन को देखूंगा तो इधर कॉन्जुगेशन ठीक था, यहां कॉन्जुगेशन थोड़ा सा पुअर हो गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन आ गया। अब आप ये देखो, ये जो माइनस आयन है यहां पे, इस माइनस आयन का CO से कॉन्जुगेशन और इस माइनस आयन का CO से कॉन्जुगेशन, इन दोनों से देखेंगे तो दोनों केसेस में दिक्कत ये थी कि लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो दोनों ही OMe के साथ पहले से ही कॉन्जुगेटेड हैं। OMe मतलब मिथॉक्सी ग्रुप, और अगर इसके साथ पहले से ही कॉन्जुगेटेड हो तो माइनस चार्ज को डीलोकलाइज होने की जो टेंडेंसी है वो कम हो गई, और अगर माइनस चार्ज की डीलोकलाइज होने की टेंडेंसी हो गई कम तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्ब एनायन किसने क्रिएट किया, पहले ने, दूसरे ने कि तीसरे ने? फिर पूछता हूं एक बार और, ठीक है, सोच के जवाब देना। पहला, दूसरा, तीसरा। एग्जाम्पल नंबर 6, किसका कार्ब एनायन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है? तो आंसर इज 1। क्यों? क्योंकि उसको दोनों CO से लड्डू मिल रहे हैं, मतलब दोनों CO को स्टेबलाइज करने में लगे हुए हैं। ये वाला जो CO है ये दोनों भी स्टेबलाइज कर रहे हैं, लेकिन इस CO की टेंडेंसी स्टेबलाइज करने की माइनस चार्ज को कम है। क्यों? क्योंकि ये पहले ही बिजी है, और यहां पे दोनों CO ऑलरेडी OMe के साथ बिजी होने की वजह से नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन और कम हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास पहला पॉइंट था ना अपना, द इनोल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आप सीधा सीधा पार्ट यहां पे कह सकते हो कि अगर परसेंटेज इनोल चेक करनी है, अगेन सेइंग परसेंटेज इनोल, इन प्लस ओल यानी कि इन प्लस OH, तो अगर परसेंटेज इनोल देखूंगा तो मैं आएगा सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3। इस तरह का क्वेश्चंस ऑलरेडी बेटा आपको जेई में पूछा जा चुका है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अपने को इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। वैसे सिंपल इसमें अपन GOC भी इनकॉर्पोरेट कर ही रहे हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म का वो सेक्शन जिसके अंदर काफी डिपेंडेंसी GOC के पॉइंट्स की ही आती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, बेस्ड ऑन दी क्राउडिंग इफेक्ट, है ना, स्टेरिक क्राउडिंग के बेसिस के ऊपर किस तरह से इनोल कंटेंट वेरी करता है, ठीक है। अब कॉन्जुगेशंस को इतना नहीं चेंज करेंगे, विल बी चेंजिंग सम अदर फैक्टर। दूसरा फैक्टर चेंज करते हैं यहां पे, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया वन मोर, चलो इसको मैं ऐसे ही बनाता हूं।
लेट अस हैव दिस एज नंबर 1, यहां से लिखे, ये बनाया अपन ने नंबर 1, फिर इसी तरह से ये वाला पार्ट बनाया नंबर 2, फिर इसी तरह से ये वाला पार्ट बनाया नंबर 3। ठीक है, अगेन सेइंग, बताओ सबसे ज्यादा इनरोल कंटेंट किसकी? तो सब आइडेंटिकल है, सबकी सेम। तो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, कैसे? यहाँ पे बीच में क्या लगा दिया? एक CH3 ग्रुप लगा दिया बच्चे। इस वाले पार्ट में क्या लगा दिया? एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। अब अगर मुझे यहाँ पे इन केस नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की इनोल कंपेयर करनी है, तो आप देखना इन एग्जांपल्स के अंदर अपने पास कॉन्जुगेशन का कुछ खास अंतर नहीं आया, बस फर्क ये आया कि आपने एक डोनर ग्रुप लगा दिए। दीज आर अगेन, ये प्लस आई भी है, वो भी प्लस आई हो गया हमारा। ठीक है, अब इस केस में बनने वाला पार्ट वही सब मैं डायरेक्टली इनोल बनाता हूं। कार्बन का नेगेटिव, कार्बन का नेगेटिव, कार्बन का नेगेटिव, बेटा दोनों CO, दोनों CO, दोनों CO। कॉन्जुगेशन में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं आ रहा। द कॉन्जुगेशन इज मोर ओवर सेम फॉर बोथ, ऑल 3। इसका आ रहा है प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, इसका प्लस आई ज्यादा है, तो आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव आयन को ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, उससे रिलेट कर सकते हो। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है बच्चे कि अगर आप इसका यहाँ पे लेट्स से आपने ये बनाया OH, ये डबल बॉन्ड O, ये बना इनोल नंबर 1, फिर यहाँ पे अगर मैं कहूं इस वाले पार्ट में OH डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या किया? CH3, दैट्स नंबर 2। और तीसरा वाला जो पार्ट है जो अपन ने यहाँ पे बनाया, इसको यहां से रिलेट कर दो, ये वाला पार्ट अगर आपने बनाया तो इसका जो इनोल बनेगा वो कैसा बनेगा? OH डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप, और यहाँ पे ये वही सेम H बॉन्डिंग वाला केस, H बॉन्डिंग वाला केस। अब आप एक चीज देखना बेटा कि जब आप यहाँ पे इनोल बना रहे हो ना, अभी ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये कार्बन जैसे इनोल बनाया तो दैट बिकम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड, फ्लैट प्लेनर हो गया ये। इसी तरह से कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी प्लेनर हो गया। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 मिथाइल ग्रुप के बीच में एक छोटा ग्रुप, अब ये पूरा सिस्टम प्लेनर फ्लैट हो गया। अब यहाँ पे H के 2 Me के बीच में एक Me है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब देखो बेटा जी क्या है, इस मिथाइल का इस मिथाइल के साथ क्या शुरू हो जाएगा? स्टेरिक रिपल्शन। ठीक है, और अगर मैं थर्ड वाले पार्ट को देखूं तो थर्ड वाले पार्ट में इधर मिथाइल और बीच में टर्शियरी ब्यूटाइल। अब बताओ इस वाले पार्ट में तो रिपल्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। रिपल्शन अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्वाइट ऑब्वियस उस गैस में हमारे पास रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी? और कम होगी। बात तो वही थी। अब जब कीटो से इनोल बन रहा है तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास वहां पे क्या हो रहा है कि अगर रिपल्शन किसी रीजन वाइज बढ़ गया तो रिलेटिव स्टेबिलिटी कम हो गई, तो इनोल बनने की टेंडेंसी भी कम हो गई। तो हमारे पास जो इनोल बन रही है वो इनोल बनने का ड्राइविंग फोर्स क्या है? इनोल का स्टेबिलिटी। अब इनोल की स्टेबिलिटी कम होगी तो उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हो इन तीनों एग्जांपल्स में अगर मैं परसेंटेज इनोल को कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा इनोल किसका आएगा बच्चे? पहला, फिर आएगा दूसरा, फिर आएगा तीसरा। क्यों? क्योंकि तीसरे का जो इनोल है वो इनोल सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा है। क्लियर है आई सपोज? ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? कुछ फैक्टर्स हैं जो इनोल को स्टेबिलिटी देने के रेस्पेक्ट में ड्राइविंग फोर्स होते हैं। ठीक, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको आपको आंसर करना है कि उसमें किसका इनोल ज्यादा होगा और किसका इनोल कम होगा। ठीक है, दो एक जैसे सिमिलर से कंपाउंड अपन लिख रहे हैं, ठीक है, और उन सिमिलर कंपाउंड्स के रेस्पेक्ट में आपको इनोल बताना है। जैसे बाय द वे बेटा मैंने यहां पे लिखा 2,3 डाइकीटो ब्यूटेन वाला पार्ट। ठीक है, वैसे तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2,3 डाइओन, राइट, क्योंकि कीटोन इज अ फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो 2 और तीसरे नंबर पे अपन ने कीटोन बनाया। अब यहां पे क्या किया, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली ऐसा कैसे लिखा, बस फर्क इतना सा हुआ कि ये दोनों पॉइंट है, ये यहां से इन दोनों पॉइंट को क्या किया, एक पॉइंट लिया और उसके हिसाब से यहां पे जोड़ दिया। दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम ग्रुप। अब अगर मुझे नंबर 1 नंबर 2 में परसेंटेज इनोल के बारे में पूछ रहा है कि इनोल परसेंटेज का कंपैरिजन करो, तो कैसे डिसाइड करूंगा कि किसका इनोल ज्यादा होगा, किसका इनोल कम होगा? सी एग्जाम्पल देखो, पोज करो, पोज करके फिर चेक करो किसका इनोल ज्यादा बनेगा और किसका इनोल कम बनेगा।
सॉल्व करते हैं। क्या किया, दोनों ग्रुप्स लगभग सेम से है ना, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, एग्जैक्टली सेम पार्ट हो गया यहाँ पे। अब आप क्या कर रहे हो, इस वाले पार्ट में अगर आप देखोगे और इस वाले पार्ट में अगर देखोगे तो थोड़ा सा फर्क हो गया रिंग और नॉन रिंग बनने की वजह से। जब हमारे पास ये ग्रुप है, दो CO ग्रुप अगर इस तरह का पार्ट लिखा हुआ है, तो ये जो फॉर्म है ना जो बना रखी है, इसे बोलते हैं सिसोइड फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, सिसोइड फॉर्म। अब अपने को पता है कि CO में इलेक्ट्रॉनिक जो डीलोकलाइजेशन होता है वो किधर की तरफ होता है, O की तरफ। तो O का नेगेटिव और O को नेगेटिव होगा, तो दोनों नेगेटिव, दो पॉजिटिव तो वैसे ही लड़ रहे थे, O नेगेटिव पास होगा तो और ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेबलाइजेशन। तो सबसे पहले जो सिसोइड फॉर्म होती है ना कंपाउंड की, ये सिसोइड फॉर्म स्टेबलाइज करने के लिए ट्रांसोइड में कन्वर्ट होती है। मतलब हमारे पास ये वाली जो फॉर्म है दैट इज कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म। अभी तो इसी में रोटेशन हो गया, राइट, और इसी में रोटेशन होने की वजह से दिस हैज कन्वर्टेड इनटू ट्रांसोइड फॉर्म। टू सम एक्सटेंट स्टेबिलिटी बढ़ गई, कारण कि वो नेगेटिव आयन जो एक दूसरे से लड़ मड़ रहे थे, तो वो एक्चुअली हमारे पास अब दूर दूर हो गए, थोड़ा फायदा हो गया। क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी यहां पे है क्या? क्यों? क्योंकि आपने अब क्या किया, रिंग बना दी तो रोटेशन जो हो गया वो क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड। अब तो ये हो गया कि यहां का जो नेगेटिव है और यहां का जो नेगेटिव है उसके पास कोई चारा ही नहीं है, वो तो ले देके एक दूसरे से रिपल्शन करता रहेगा। और रिपल्शन अगर करता रहेगा तो obvious सी बात है, रिपल्शन की वजह से कीटो का स्टेबलाइजेशन लाइक स्टेबलाइजेशन ऑफ कीटो डिक्रीजिंग, है ना, कीटो और डिक्रीज हो रहा स्टेबिलिटी के केसेस में। अब यहां पे अगर मैं इसका इनोल बनाता हूं, तो इसकी इनोल अगर मैं बनाता हूं तो इनोल ये वाली बनी बेटा, और इनोल बनने के बाद अब वही जो पहले दुश्मनी थी वो अब दोस्ती में कन्वर्ट हो गई। रीजन क्यों? क्योंकि यहां पे पहले नेगेटिव का रिपल्शन हो रहा था, अब जैसे ही OH हुआ ना, प्रोटॉन शिफ्ट होने के बाद, माइग्रेट होने के बाद, तो OH का O के साथ क्या हो गया, H बॉन्डिंग हो गया। तो ये खराब से अच्छी की तरफ मूव कर रहा है और खराब से अच्छी की तरफ मूव कर रहा है, तो दिस बिकम्स ऑलमोस्ट 100%। ऑलमोस्ट बोला है, पूरा 100 नहीं बोला, वो ऑलमोस्ट इसलिए बोला 100% कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम ही है। तो हमारे पास इनोल जो परसेंटेज है वो बढ़ गई, क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन तो हुआ, जो तो हुआ ही हुआ, साथ में H बॉन्डिंग भी मिल गई। अच्छा, ये कंपाउंड पहले से स्टेबलाइज हो गया। अब आप अगर यहां पे इसका इनोल बनाओगे भी तो भी आपके पास इसका इनोल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मन करे तो राइट हैंड साइड से ही बना के देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मुझे पूछे कि नंबर 1 नंबर 2 में किसका इनोल ज्यादा एग्जिस्ट किया, तो एक्चुअली इसको वो वाला ड्राइविंग फोर्स नहीं मिल रहा अब यहाँ पे, जो ड्राइविंग फोर्स इसको मिल रहा है H बॉन्डिंग वाला, क्योंकि ये तो और खराब हो रहा था। कीटो डिस्टेबलाइज हुआ तो इनोल बढ़ गया। और वैसे भी एक फैक्टर देखो बेटा, जो भी बोला था कि CO के पास में अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो CO के लिए CO खुद विड्रॉइंग ग्रुप है, तो CO को डिस्टेबलाइजेशन मिला और उसकी वजह से क्या हो गया, इनोल बनाने की एबिलिटी बढ़ गई। तो रेस्पेक्टिवली इनोल जो नंबर 2 का है वो 1 से ज्यादा हो गया, एंड दिस इज अगेन ड्यू टू दी H बॉन्डिंग, इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी कॉन्जुगेशन आपके पास दोनों केसेस में वैसे ही मिल रहा था। क्लियर है, राइट? एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, जिस एग्जाम्पल को आप अपना खुद सॉल्व करोगे, एग्जाम्पल का आंसर अगेन जब ये पूरा टॉपिक खत्म होगा तो लास्ट में फिर लिख दूंगा। दैट एग्जाम्पल नंबर 9। आपने करना क्या है, आपने परसेंटेज इनोल, अलग अलग कीटो कंपाउंड के जो परसेंटेज इनोल है उसको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करोगे, तो लेट्स सी दैट पार्ट। क्या किया यहां पे, ये हुआ नंबर 1, ये हुआ बच्चे नंबर 2, ये हुआ नंबर 3 और ये हुआ नंबर 4। ये आपको मैंने 4 अलग अलग कंपाउंड बना के दे दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको फाइंड आउट ये करना है कि इनकी परसेंटेज इनोल किस तरह से कंपैरिजन होगी। ठीक, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आंसर लिख देता हूं, ठीक है, आंसर लिख देता हूं, लेकिन अब आंसर को लिखने के बाद आप उसको सोचना कि इसके अंदर अपन ने क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड किए। तो आंसर आएगा बच्चे इसमें 4 के बाद आएगा अपना 2 के बाद आएगा 3 के बाद आएगा 1, राइट? डू ट्राई आउट दिस बाय योरसेल्फ, ठीक है? तो ये था हमारा परसेंटेज इनोल कंटेंट कंपैरिजन। अब अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं, मूव करते हैं अगला पार्ट, दैट इज टेकन टू बी व्हाट दी ड्यूटेरियम एक्सचेंज, है ना, जैसा एक क्वेश्चन जेई के अंदर आया था, तो वो किस तरह से देखते हैं, विल फाइंड आउट दैट पार्ट।